नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच की सभी करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डीपली डिस्कस करते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? गुड गवर्नेंस डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, गुड गवर्नेंस डे हमारा 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? 25 दिसंबर को हम अपना गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, इस डे को सन 2014 में मनाना स्टार्ट किया गया था। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी याद में इस डे को मनाया जाता है, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर को 1924 ईस्वी में ग्वालियर के अंदर हुआ था और 2015 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब? सन 2015 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न भी दिया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री स्ट्रीट होकर कल्चर वाज डिजाइनेटेड एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को? यानी कि किस कंट्री की स्ट्रीट होकर कल्चर को यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों, ये जो आपकी स्ट्रीट होकर है ये है आपकी सिंगापुर की। इसकी सिंगापुर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर की जो स्ट्रीट होकर है ये आपका सिंगापुर के जो मल्टीकल्चर है उसको प्रदर्शित करती है। कैसे? यहाँ पर आपका जो स्ट्रीट होकर है सिंगापुर का, वहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड, इंडियन फूड और अलग अलग कंट्री के नए नए जो स्पेशल फूड हैं वो आपको यहाँ बेचे जाते हैं, यानी कि इनकी सेलिंग की जाती है। तो इसलिए जो यूनेस्को है उसके द्वारा इस स्ट्रीट होकर यानी कि इस बाजार को जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है। तो आइए अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है और इसके जो करंटली हेड हैं वो ओद्रे ओजुले इसके करंटली हेड हैं और इसको फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को लंदन यूके के अंदर। और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहीन 9 इज ए एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री? यानी कि शाहीन 9 एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है चाइना और किस कंट्री के बीच? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी चाइना और पाकिस्तान के बीच, इसमें चाइना और पाकिस्तान के बीच की ये एक्सरसाइज है शाहीन 9, जिसको करंटली अब जल्दी में हेल्ड कराया गया था। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को हम ईगल 9 एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं, जिसको जल्दी ही में पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में जो उसका एयरफोर्स का बेस है वहाँ पर इसको हेल्ड कराया गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार एक्सरसाइज 2020 होस्टेड बाय विच कंट्री? यानी कि मालाबार एक्सरसाइज 2020 को किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, जो मालाबार एक्सरसाइज 2020 है इसको होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा इस एक्सरसाइज को होस्ट किया गया।
तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर। दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज को 1992 एडी में यूएसए और इंडिया के द्वारा, यानी कि यूएसए एंड इंडिया के द्वारा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जापान इसका परमानेंट मेंबर कब बना। तो दोस्तों 2015 एडी में जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। और आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी जल्दी में 2020 में कौन सी कंट्री इस एक्सरसाइज का परमानेंट मेंबर बनी है। तो वो बनी है दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2020 में मालाबार एक्सरसाइज को परमानेंटली रूप से ज्वाइन किया है। तो दोस्तों ये जो 4 कंट्री हैं हमारी, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्री हमारी क्वाड मेंबर की भी, सॉरी क्वाड ग्रुप की भी मेंबर है। किसकी? जो क्वाड ग्रुप है उसकी मेंबर है। दोस्तों क्वाड ग्रुप को 2007-2008 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। किसमें? 2007-2008 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और जो इसके मेंबर हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। दोस्तों ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ये है जापान और ये है आपका। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइन ए $500 million प्रोजेक्ट टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर्स इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट किया है $500 मिलियन का। किसके लिए? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को बनाने के लिए। किस किस स्टेट में? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ये क्या है आपका? वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। और दोस्तों इस एग्रीमेंट को लेकर जो इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री वर्क करेगी वो करेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इस एग्रीमेंट के अंडर काम करेगी। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड कराता है। किसको? जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको जो लोन है वो प्रोवाइड कराता है। जो इसके प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास, इसके प्रेसिडेंट हैं। और जो इसके हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और जिसको फाउंड किया गया था वो जुलाई 1944 ईस्वी USA के अंदर ही इसको फाउंड किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी एंड विच बैंक हैव साइंड ए MOU फॉर बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। यानी कि इंडियन आर्मी और किस बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिलिट्री सैलरी पैकेज को लेकर। ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये किया गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। किसके साथ में? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में इंडियन आर्मी ने जो मिलिट्री सैलरी पैकेज है उसको लेकर ये एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों आइए अब थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी जल्दी में विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि विजय बैंक और देना बैंक दोनों को ही बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया था। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। कौन सा? 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो अलकापुरी वडोदरा के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और जो इसको फाउंड किया गया था वो 20 जुलाई 1908 ईस्वी को बड़ौदा के अंदर ही इसको फाउंड किया गया था।
और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर शेयर है वो है 71.60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर शेयर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम लेड डाउन राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर थ्रू विच रूल्स। यानी कि यूनियन कैबिनेट हमारे जो पर्सन है इंडिया के उनके लिए राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर लेकर आई है, किस रूल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वो रूल है आपका इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर रूल 2020। यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी भी राइट टू कंज्यूमर हुआ करेगा। तो ये किसके द्वारा लाया गया है, ये लाया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैं आर.के. सिंह, जिनकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिस्ट के अंदर आती है। ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी सेंट्रल लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के में। इसमें जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 शेड्यूल है, कितने 12 शेड्यूल है, जिसमें जो हमारा 7वां शेड्यूल है, जो हमारा 7th शेड्यूल है वो आपका बात करता है हमारी तीनों लिस्ट को लेकर। कौन कौन सी, नंबर 1 लिस्ट होती है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट, थर्ड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो दोस्तों जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें हमारे 52 सब्जेक्ट हैं। कौन से, कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे 52 सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर दोस्तों 42वां अमेंडमेंट कर जो 5 नए सब्जेक्ट हैं वो जोड़े गए थे। किसमें, जो हमारा 42वां अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे जो 5 सब्जेक्ट जोड़े गए थे। कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो नंबर 4 है वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और दोस्तों जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें हमारे स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर पहले लॉ बना देगा तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्वायर किया गया है। यानी कि जो हमने बोरो किया है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस कॉन्सेप्ट को लिया है। किसके कॉन्सेप्ट को, कॉन्करेंट लिस्ट के कॉन्सेप्ट को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दोस्तों जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो आपका 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है कि इसका जो मेन एम है ये है कि जो हमारे कस्टमर है उनको इन्फॉर्म किया जाए जो उनके राइट हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जो उनके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंज्यूमर की, उनको याद दिलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये डे इसी डेट को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारा इसी दिन आया था। और दोस्तों अभी हमारा एक नया बिल आया है इसी को लेकर, जो कि एक्ट बन चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल कंज्यूमर डे वो किस जो डे है उसकी जो थीम है इस ईयर की वो क्या है। तो दोस्तों जो इस साल की थीम रखी गई है वो है द सस्टेनेबल कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर डे 2020 की थीम रखी गई है। क्या, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी WHO या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स है ये आपका रिलीज किया गया WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसको रिलीज किया गया। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री में कोई बीमारी आने वाले सालों में, यानी कि जो साल बीत चुके हैं उसमें कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है। तो इसके बारे में जो हमारा ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट है वो डिफाइन करता है। तो आइए अब थोड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो इसके हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, इसके हेड हैं। और दोस्तों इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं और इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और दोस्तों WHO के द्वारा ही वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी जारी की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी WHO के द्वारा ही जारी की जाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी ऑफ आयुशियन? यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आयुशियन की किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ऑप्शन ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी वनरेबल या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको रखा गया है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। किसमें? क्रिटिकली इंडेंजर्ड की जो कैटेगरी में आयुशियन की इसे रखा गया है। दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका साइंटिफिक नेम बताइए। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दोस्तों आर्डिटोइस निग्रिसेप्स या आर्डिटोइस निग्रिसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है। और तो आइए अब थोड़ा आयुशियन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो आयुशियन इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क करती है किसके लिए? द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करती है। जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं। और जो सीए हैं वो है ग्रीथल ओग्यूलर, इसके CEO हैं। और इसको फाउंड किया गया था 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को फ्रांस के अंदर इसको फाउंड किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा? यानी किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ऑप्शन सी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी लोकेशन आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर पड़ेगी आपकी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ती है आपकी असम गुवाहाटी के अंदर। कहाँ? असम के अंदर ये आपकी जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पड़ती है। तो दोस्तों जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपसे क्वेश्चन बन सकता है किस रिवर के बैंक पर स्थित है? दोस्तों ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर। और दोस्तों इसको 1987 ईस्वी में, इसमें 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम खान टोम्ब इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? यानी कि रहीम खान का जो टोम्ब है वो किस प्लेस पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो रहीम खान का टोम्ब है वो आपका दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। तो आइए अब थोड़ा रहीम खान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों रहीम खान का जो टोम्ब है ये हमारा हुमायूं के टोम्ब के पास में स्थित है। कहां पर? जो रहीम खान का टोम्ब है वो दिल्ली में हुमायूं के टोम्ब के पास स्थित है। दोस्तों अब्दुल रहीम जिनका फुल नाम था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना
इनका पूरा नाम था, और 17 दिसंबर 1556 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों ये जो अकबर के नवरत्न थे उसमें से एक थे, यानी कि जो अकबर के 9 इंपोर्टेंट मिनिस्टर थे उसकी सभा के अंदर जो ये नवरत्न के नाम से भी जाना जाता था, उनमें से अब्दुल रहीम खान खाना भी एक थे। इनके पिता का नाम था बैरम खान, यानी कि जो ये अब्दुल रहीम खान खाना थे ये बैरम खान के बेटे थे। किसके? बैरम खान के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डांस बिकेम ए स्पोर्ट एट विच गेम्स, यानी कि ब्रेक डांस को एज ए स्पोर्ट कंसिडर कर लिया गया है किस गेम के अंदर? तो दोस्तों ये है आपका ओलंपिक गेम जो कि पेरिस में होने वाले हैं 2024 के अंदर। इसके अंदर ब्रेक डांस को एज ए स्पोर्ट कंसिडर कर लिया गया है। तो आइए अब थोड़ा ब्रेक डांस का जो स्टेटस दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी जल्दी में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी उसने अनाउंस किया कि ब्रेक डांस को पेरिस ओलंपिक 2024 में एज ए स्पोर्ट कंसिडर किया जाएगा। किस लिए? जिससे कि इसकी जो पब्लिक है, ये जो पर्सन है, इस ओलंपिक गेम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यानी कि इसकी फेमस करने के लिए इसको ओलंपिक गेम के अंदर एज ए स्पोर्ट कंसिडर किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रेक डांस है उसका ओरिजिन कहाँ से है? तो दोस्तों जो ब्रेक डांस है उसका ओरिजिन है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर से। कहाँ से? न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के यहाँ से इसका ओरिजिन है। किसका? ब्रेक डांस का। और जो आपके जो ओलंपिक अब 2020 में जो होने थे वो पहले होने थे टोक्यो 2020 में, लेकिन अब इनको पोस्टपोन करके कर दिया गया है 2021 जो कि टोक्यो के अंदर ही होंगे। और ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जब ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन द यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, यानी कि किसके द्वारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जीता गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर? तो दोस्तों ये है आपकी हेल्पेज इंडिया। कौन? हेल्पेज इंडिया के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है। दोस्तों हेल्पेज इंडिया एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस करती है जो कंसर्न ऑफ एल्डर्स एस्टेब्लिश, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1978 के अंदर, और वर्क करती है जो हमारे ये एल्डर पर्सन होते हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इनको रिक्वायरमेंट को लेकर ये हमारी जो एनजीओ है ये काम करती है, जिसको फाउंड किया गया था 1978 के अंदर। तो ये जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? यूएनएफपीए के अंदर द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। तो आइए अब थोड़ा यूएनएफपी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसको द स्टार्टिंग में जाना जाता था द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता था। ये एक यूएन की एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है यूएसए के अंदर। जो इसके हेड है वो है नाटिला कानम, इसके हेड है। इसको फाउंड किया गया था 1969 में, और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस और इंटरनेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 20 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो किसान दिवस है यानी कि फिर नेशनल फार्मर्स डे है वो आपका 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन? 23 दिसंबर को हम किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों ये हमारा जो हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, इनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में इस दिवस को मनाया जाता है, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1987 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस साल नेशनल फार्मर डे और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल जो बहुत सारे किसान हैं वो हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में।
जो हमारे 3 नए बिल आए हैं उनको लेकर हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको भी उन तीनों बिलों के बारे में जानना है तो हम उनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सस्पेंडेड ऑल फ्लाइट्स टू विच कंट्री, यानी कि अभी जल्दी में इंडिया ने सारी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है, किस कंट्री के लिए? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी यूके। तो दोस्तों ये जो इंडिया ने सस्पेंड की हैं वो की हैं यूके के लिए। किसके लिए? यूके के लिए इस फ्लाइट को सस्पेंड किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ साइड में दिखाई स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि 31 दिसंबर तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सारी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। कहाँ के लिए? यूके के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी यूके के अंदर नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का वो फैल रहा है। क्यों? और वो बताया जा रहा है कि वो जो हमारा पुराना कोरोना वायरस है उससे भी 70% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, यानी कि 70% ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है उसका 1% टू अनदर पर्सन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच द रेन कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि कैच द रेन कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो कैच द रेन कैंपेन है ये आपका लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो इसकी टैगलाइन है वो ये है, क्योंकि जो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कि जो इसकी टैगलाइन है वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये टैगलाइन है। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 2019 यानी कि मई 2019 में फॉर्म किया गया था। इसको मिलाकर आपकी 2 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो है आपकी गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन दोनों को मिलाकर यानी कि दोनों को मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो दोस्तों ये अभी मिनिस्ट्री जल्दी में बनाई गई है, तो इसलिए ये मिनिस्ट्री आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि किस किस मिनिस्ट्री को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया था। तो वो थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड दूसरी मिनिस्ट्री थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और जो कैच द रेन कैंपेन है इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ द सीजन साउथ वेस्ट मानसून 2020 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एंड ऑफ द सीजन तो साउथ वेस्ट मानसून की जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एंड ऑफ द सीजन साउथ वेस्ट मानसून की रिपोर्ट है उसको रिलीज किया गया किसके द्वारा? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आइए अब थोड़ा जो आईएमडी है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है। जिसको फाउंड किया गया था वो किया गया था 1875 में इसको फाउंड किया गया था, और जो इसके हेडक्वार्टर है वो है लोधी रोड न्यू दिल्ली के अंदर इसके
हेडक्वार्टर है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो IMD है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो हमारी जो IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में काम करती है। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में काम करती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिलीज द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स रिपोर्ट, यानी कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स रिपोर्ट जारी की गई। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स रिपोर्ट है ये आपकी रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो दोस्तों जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। कौन? जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने बताया कि जो हमारे लेपर्ड्स हैं उनकी संख्या में लगभग 60% के लगभग इंक्रीज हुआ है। किसके अंदर? तो हमारी जो प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो हमारे लेपर्ड्स हैं उनकी संख्या लगभग 60% इंक्रीज हो गई है 2014 के कंपेयर में। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे लेपर्ड्स पाए जाते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक के अंदर पाए जाते हैं, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के अंदर, चौथे नंबर पर तमिलनाडु के अंदर, पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ के अंदर और छठे नंबर पर उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो हमारे मिनिस्ट्री यानी कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी। उसको फाउंड किया गया था, यानी कि इस मिनिस्ट्री को जो फाउंड किया गया था वो किया गया था 1985 में। कहाँ पर? 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था और जो उसके हेडक्वार्टर हैं वो है आपके न्यू दिल्ली के अंदर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडियन परमानेंट स्टेशन इन अंटार्कटिका, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर। ऑप्शन ए मैत्री, ऑप्शन बी भारती, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इंडिया के परमानेंट स्टेशन है वो है अंटार्कटिका के अंदर टोटल नंबर 3। तो जो इन दोनों में यानी कि जो इन सारे ऑप्शनों में जो हमारे परमानेंट स्टेशन है वो है आपके मैत्री और भारती, दोनों ही हमारे इंडिया के परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। तो आइए अब थोड़ा मैत्री और भारती के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी मैत्री, जो परमानेंट स्टेशन है इंडिया का मैत्री। दोस्तों मैत्री इज इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका एज ए पार्ट ऑफ इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, यानी कि ये इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर। और जो इसका नेम सजेस्ट किया गया था वो किया गया था हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस स्टेशन का नाम सजेस्ट किया गया था। और दोस्तों इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था दिसंबर 94 ईस्वी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो आइए अब थोड़ा जो हमारा तीसरे नंबर का परमानेंट स्टेशन है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये आपके हमारा थर्ड परमानेंट स्टेशन जो है भारती उसकी इमेज है। तो आइए अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारती इज ए परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन कमीशन बाय इंडिया। इट is India's third Antarctic research faculty and one of the 2 active Indian research stations, यानी कि ये इंडिया की तीसरा जो परमानेंट स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर। और जो हमारा दूसरा है वो है मैत्री और जो फर्स्ट था वो था हमारा दक्षिण गंगोत्री, हमारा फर्स्ट जो परमानेंट स्टेशन था अंटार्कटिका के अंदर। तो कौन कौन से हमारे 3 परमानेंट स्टेशन है? एक तो सबसे पहले नंबर का दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है आपका
मैत्री, जिसको 1984 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया गया था। और तीसरा है आपका भारती। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीटी joined hands with Microsoft and NESCOM Foundation to provide a digital content for ITI students through which portal। यानी कि अभी DGT के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम के साथ हाथ मिलाया गया है ITI के स्टूडेंट के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने को लेकर। तो दोस्तों ये है आपका भारत स्किल पोर्टल। कौन सा? भारत स्किल पोर्टल DGT के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम के साथ मिलकर। दोस्तों इसमें ITI स्टूडेंट्स के लिए जो ई लर्निंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि उनकी पढ़ाई से रिलेटेड इस पर आपको ऑनलाइन वीडियो दिखाई जाएंगी, यानी कि ऑनलाइन वीडियो आपको इस पोर्टल पर मिलेंगी। और दोस्तों ये इट इज़ फ्री ऑफ यूज, यानी कि ये इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ यूज आपको दिया जाएगा। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भारत स्किल्स। किसके द्वारा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इस ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोमी इथेनिक ग्रुप बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी कि जो जोमी इथेनिक ग्रुप्स है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो जोमी इथेनिक ग्रुप है वो आपके मणिपुर से बिलोंग करते हैं। कहां से? मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ये उनका मतलब सिंबल है, जो हमारे जोमी इथेनिक ग्रुप है उनका सिंबल है ये कुछ आपके इस तरह के होते हैं, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? मणिपुर के अंदर। और दोस्तों ये न्यूज में किस लिए है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि मणिपुर जोमी इथेनिक ग्रुप हैज रिन्यूड इट्स डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ जोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो जोमी इथेनिक ग्रुप है मणिपुर का, इसने भी एक डिमांड रखी है इंडियन गवर्नमेंट के सामने, एक जोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाए अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना रखी है असम के अंदर, इस तरीके से जो जोमी इथेनिक ग्रुप की डिमांड है कि एक जोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाए, उनकी भी कहाँ के अंदर? मणिपुर के अंदर अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो अकॉर्डिंग टू द 2001 यानी कि जो 2001 की सेंसस के अनुसार जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत कमी है, यानी कि लगभग 20,000 के लगभग इनकी पॉपुलेशन है। देखो दोस्तों 2011 का डाटा अभी प्रेजेंट नहीं है इनके लिए, तो इसलिए ये पुराना डाटा है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो अकॉर्डिंग टू 2001 यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो मणिपुर के अंदर इनकी जनसंख्या है वो है लगभग 20,000 के लगभग। और ये मणिपुर में किधर की साइड रहते हैं? रहते हैं आपके जो इंडिया बर्मा, यानी कि बर्मा यानी कि म्यांमार वाली साइड में, यानी कि इंडिया और बर्मा दोनों ही कंट्री में ये ग्रुप पाए जाते हैं। कौन से? जोमी इथेनिक ग्रुप। और जो इनकी पॉपुलेशन है 2001 की सेंसस के अनुसार वो है लगभग 20,000। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग इज बीइंग मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स फ्रॉम विच डेट। यानी कि जो फास्टैग है वो किस डेट से सभी व्हीकल्स पर लागू हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2021, सेकंड 31 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 31 मार्च 2021, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है वो कर दिया गया आपका 1 जनवरी 2021 से। कब से? 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो ऑर्डर दिए हैं ये दिए हैं आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ये ऑर्डर आए हैं कि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो आइए अब दोस्तों थोड़ा जो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसको सेटअप किया गया था 1988 ईस्वी में। किसमें? 1988 ईस्वी में किया गया था। और जो उसके हमारे
मिनिस्टर हैं वो कौन है, हमारे नितिन गडकरी जी हमारे NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं। कौन? नितिन गडकरी जी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता अभियान ए मोबाइल ऐप लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि स्वच्छता अभियान एक मोबाइल ऐप है, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो स्वच्छता अभियान एक मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस ऐप के द्वारा जो लॉन्च किया गया वो किया गया आपके जो श्री थावरचंद गहलोत के द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। दोस्तों इस अभियान के तहत जो आपका इस तरीके से गटर साफ किया जाता है उसको रोका जाएगा, और जो आपकी इनसैनिटरी लैट्रिन जो होती हैं, जो आपकी इनसैनिटरी लैट्रिन होती हैं, जो आपकी कुछ इस तरह की दिखाई जाती हैं अपने गाँवों में, अगर आप कोई गांव से बंदा बिलोंग करता है तो आपने वहाँ पर देखा हुआ इस तरह की लैट्रिन पाई जाती हैं जिन्हें हम इनसैनिटरी लैट्रिन बोलते हैं। तो दोस्तों इस अभियान के तहत इन सभी लैट्रिनों को कन्वर्ट करके जो सैनिटरी लैट्रिन है इस तरह की लैट्रिन में इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा, और आपका ये जो गटर साफ करते हैं यानी कि अपनी जान पर खेलकर जो पर्सन गटर साफ करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को भी इस अभियान के तहत रोका जाएगा। तो दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया गया है जो हमारे किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत जी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? स्वच्छता अभियान ऐप। और जो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोविन? कोविन क्या है? दोस्तों कोविन इज ए कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, यानी कि जो फुल फॉर्म है इसकी वो है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो रिलीज किया गया है हमारे IT मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और दोस्तों ये रिलीज किस लिए किया गया है? रिलीज इसलिए किया गया है जिससे कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो सिस्टम एक अच्छे तरीके से अप्लाई हो हर किसी को, इस यानी कि जो हमारी कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है उसको हम अच्छे तरीके से सही ढंग से हर पर्सन तक पहुंचा पाएं। तो उसके लिए ही इस ऐप को जो हमारे IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ए मेजर अमोनिया गैस लीकेज एट द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इन विच सिटी, यानी कि अभी जल्दी में एक इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड में एक अमोनिया गैस का लीकेज हुआ जिसके कारण 2 लोगों की डेथ भी होगी। तो वो किस सिटी के अंदर प्रेजेंट है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी गोरखपुर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है ये आपका गोरखपुर के अंदर है। कहां पर? गोरखपुर के अंदर है। और दोस्तों इसके अंदर अमोनिया गैस का अभी लीकेज हो गया था जिसके कारण दोस्तों जो इसका आंसर है वो है आपका प्रयागराज। जो हमारा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है ये आपका प्रयागराज के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ? प्रयागराज के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पर अभी जल्दी ही में अमोनिया गैस का लीकेज हो गया था जिसके कारण यहाँ 2 लोगों की डेथ भी हो गई। तो दोस्तों जो अमोनिया होता है उसकी फुल जो केमिकल फॉर्मूला है उसका ये होता है NH3 अमोनिया का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है। और दोस्तों इसको जो हमारा यूरिया होता है जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, इसको बनाने में हम अमोनिया का यूज करते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का, जो कि हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में। किसके? यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है NH2CO NH2। और जो NH3 का जो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है वो है NH3। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसोकर वेटलैंड साइट्स as selected as India's 42nd Ramsar site
इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। यानी कि तसोकर एक वेटलैंड साइट है इंडिया की 42वीं, वो किस स्टेट और यूटी में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू, या फिर ऑप्शन डी केरला। तो दोस्तों जो तसोकर वेटलैंड साइट है जो कि इंडिया की 42वीं रामसर साइट बनी है, ये है आपकी लद्दाख के अंदर प्रेजेंट। किसके अंदर? लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये लद्दाख की दूसरे नंबर की रामसर साइट है। कौन सी? दूसरे नंबर की रामसर साइट है ये लद्दाख के अंदर। कौन सी? तसोकर वेटलैंड साइट। तो आइए अब थोड़ा दोस्तों रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। यानी कि एक कन्वेंशन था जो कि ईरान के अंदर 1971 ईस्वी में किया गया था, जिसके अंदर जो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे वेटलैंड्स हैं या फिर लेक हैं उनको सुरक्षित करने के लिए या फिर उनको कंजर्व करने के लिए इस कन्वेंशन को किया गया था। तो ये साइन कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। और रामसर कहाँ है लोकेशन? ये रामसर लोकेशन है ईरान के अंदर। और जो इफेक्टिव हुआ है यानी कि साइन तो कर लिया गया था 1971 ईस्वी में, लेकिन जो इफेक्टिव हुआ यानी कि जो लागू हुआ वो था 21 दिसंबर 1975 ईस्वी से ये लागू हुआ। और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और पर्शियन, इसकी जो ऑफिशियल है लैंग्वेज है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू लॉन्च ए म्युनिसिपल बॉन्ड इन 1998। यानी कि साउथ एशिया की पहली सिटी कौन सी थी जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड 1998 में जारी किए थे? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पुणे, या फिर ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों जो हमारी पहली सिटी थी जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए थे वो थी आपकी अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद के द्वारा 1998 ईस्वी में पहली बार साउथ एशिया के अंदर म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए थे। और दोस्तों जो न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गुजरात की अंदर जो बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा भी जनवरी 2021 में अभी जल्दी में जो आपके म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो जो गुजरात के अंदर पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो है अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर जारी किए थे सूरत ने, और जो तीसरे नंबर पर जारी करने वाला है गुजरात के अंदर वो है बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आइए अब थोड़ा म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? ये इश्यूड किए जाते हैं आपकी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, जो मार्केट है उससे पैसा उठाकर जो आपके जो पब्लिक वेलफेयर के वर्क हैं यानी कि जैसे कि स्कूल हो गए, एयरपोर्ट हो गए, सीपोर्ट हो गए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपकी क्रिएट की जाती हैं उनको करने के लिए इन म्युनिसिपल बॉन्ड को लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगाता कुमारी बिलोंग्स टू विच स्टेट? यानी कि सुगाता कुमारी किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। तो दोस्तों जो सुगाता कुमारी हैं ये बिलोंग करती हैं आपकी केरला स्टेट से। कहाँ से? केरला स्टेट से जो सुगाता कुमारी हैं ये बिलोंग करती हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1934 ईस्वी को अरुणमुला में। कहाँ पे? अरुणमुला में 22 जनवरी 1934 ईस्वी को जो सुगाता कुमारी हैं इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 23 दिसंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई। 23 दिसंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई। तो ये इतनी फेमस पर्सन किस लिए हैं? क्योंकि इन्होंने एज सी प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द सेफ साइलेंट वैली प्रोटेस्ट। दोस्तों एक साइलेंट वैली है केरला के अंदर जिसको सेव करने के लिए इन्होंने एक जो मिशन है वो स्टार्ट किया था, और उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभाया था वो सुगाता कुमारी ने निभाया था। ये हैं आपकी सुगाता कुमारी जिनकी इमेज आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों इनको नेचर से बहुत प्यार था, नेचर से बहुत प्यार था। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जिस हद तक भी काम कर सकती थी उस हद तक इन्होंने अपना योगदान उस काम को यानी कि उस नेचर को कंजर्व करने के लिए जहाँ तक ये योगदान दे सकती थी वहाँ तक इन्होंने अपना योगदान दिया। तो आइए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ सहयोगिनी समिति और मदर कोऑपरेशन कमिटीज इज फॉर्म्ड इन विच स्टेट। यानी कि जो मातृ सहयोगिनी समिति है या फिर मदर कोऑपरेशन है वो किस स्टेट में फॉर्म की जाएंगी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों मातृ सहयोगिनी समिति या फिर मदर कोऑपरेशन जो कमेटीज बनाई जाएंगी वो बनाई जाएंगी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों इसके अंदर एज ए आंगनवाड़ी पर्सन मदर्स को ही शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो बच्चों की प्रॉब्लम है उनको आसानी से समझा जा सके और उनको आसानी से दूर किया जा सके। और इस कमेटी के अंदर एक वुमेन पंच भी होगी, यानी कि जैसे आपने पंचायत सुनी होगी ना, गाँव में पंचायत होती है, वहाँ एक मेन पंच भी होता है, 5 पंचों में भी एक मेन पंच होता है। तो इस तरीके से इस कमेटी में भी जो मदर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनके अंदर भी एक वुमेन होगी जो कि एक एज ए पंच वर्क करेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल अवार्ड रिप्रेजेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल अवार्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल अवार्ड है ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि जो मिनिस्ट्री थी वो थी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, और जो अवार्ड प्रदान किए वो किए हमारे रविशंकर प्रसाद जो कि हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। कौन? रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इन अवार्ड को दिया गया। दोस्तों ये अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें कि एक है जिसमें अवार्ड दिया जाता है आपको 50,000 रुपये का, और दूसरा अवार्ड दिया जाता है इसमें 30,000 रुपये का। और तो जिसने ये अवार्ड जीता है वो है श्रीनिवास कारानाम जो कि बेंगलुरु से हैं, जिनको फर्स्ट प्राइज दिया गया है, जिनको 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। और सेकंड जो इनाम जीता है यानी कि ये प्राइज जीता है सुब्रत करने जो कि न्यू दिल्ली की है। एज द सेकंड प्राइज विनर है फॉर द इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ए लार्ज स्केल सेंसर नेटवर्क एंड ए डिवाइस टू अवॉइड ए ट्रेन एनिमल कोलिजन। यानी कि जो ट्रेनों से कटकर जो एनिमल्स की डेथ हो जाती है उनको रोकने के लिए इन्होंने एक काम किया था,